किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है या किसी भी एज में ये अरोज हो सकती है आपके बॉडी में? उनके अपने लिए भी जीवन जो है बहुत कष्टदायक है, और जो लोग उनके साथ में रहते हैं उनके लिए बहुत कष्टदायक जीवन हो जाता है। कैसे उसके सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे वो आइडेंटिफाई हो सकता है आसानी से घर में ही? नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन जुनेजा के साथ ये खास पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करेंगे सेहत की, स्वास्थ्य की, लेकिन ढलती उम्रों के साथ आती चुनौतियों की, कि किस तरीके से ढलती उम्र में हमारे घरों के बुजुर्गों के लिए चुनौतियां जो होती हैं उनके क्या समाधान हैं, उन पे कैसे काम किया जा सकता है और वो कैसे एक अच्छा जीवन शैली को जी सकते हैं। तो हमारे साथ इस खास चर्चा पे बात करने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विपिन चौहान जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत के लिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, ताकि हम सब जान सकें कि आपकी किस तरीके की मेडिकल हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड रहा है, आपने कितना काम किया है इस इंडस्ट्री के लिए, तो हम वो जानना चाहेंगे सबसे पहले। मैं डॉक्टर विपिन चौहान, मैं नोएडा के अंदर एक असिस्टेड लिविंग फॉर सीनियर्स रन कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 5 years। हाँ, और मेरा स्पेशलिटी जेनेटिक मेडिसिन है। जेनेटिक मेडिसिन बेसिकली बुजुर्गों का जो भी इलाज करते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं जी। हाँ, तो उन बुजुर्गों के लिए जो भी केयर, कैसी केयर होनी चाहिए, कैसा इलाज होना चाहिए, किस समय उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब हम देखते हैं। दर्शकों के लिए आसान शब्दों में आप क्या समझा सकते हैं कि अल्जाइमर क्या है, कैसे उसके सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे वो आइडेंटिफाई हो सकता है आसानी से घर में ही? बेसिकली अल्जाइमर्स एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, मतलब कि इसके अंदर ये ऐसा डिसऑर्डर है कि इसके अंदर ब्रेन सेल्स हैं, तो ब्रेन सेल्स डेड होना शुरू कर जाती हैं, मरना शुरू हो जाती हैं। तो उस जिस हिसाब से वो डेड होती हैं तो न्यू जनरेशन जो है वो नहीं होता है, कम होता है। तो ब्रेन सेल्स जो हैं जैसे जैसे डैमेज होती हैं तो उनका जो वर्किंग कैपेसिटी ब्रेन की कम होती चली जाती है। मेनली जैसे जो इसमें फ्रंटल लोब का काम होता है। फ्रंटल लोब का बेसिकली काम होता है सोचना, समझना, डिसीजन लेना। तो ये पावर्स सारी सारी चली जाती है। तो जैसे हम सिम्टम पे आते हैं तो पहले तो उनको यही होता है कि वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो उन्हें चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ तक हो जाता है कि वो अपने आप को मैनेज करना भी भूल जाते हैं। वो अपने आप कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अपने आप उनको पता नहीं लगता कब उनको पॉटी आई है, कब उनको सुसु आई है। वो कहीं पे भी पॉटी करना मतलब पॉटी कर देते हैं। अपने चलने में परेशानी आ जाती है, बोलने में परेशानी आती है, वर्ड्स उनको नहीं मिलते हैं बोलने के लिए। फिर बाद में सेंटेंसेस बोलना भूल जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स के नाम भूल जाते हैं। हाँ, फिर वो अपना ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होती जा रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर इरिटेशन हो जाता है और इरिटेशन की वजह से वो एजिटेटेड हो जाते हैं। हाँ, घर में लड़ाई झगड़ा या गुस्सा, हाँ, जो इंसान बिल्कुल अपनी लाइफ में सॉफ्ट रहता है, हाँ, वो भी इरिटेशन की वजह से बहुत एग्रेसिव हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है। कहीं पे बाई चांस अगर आपने उसको मना करा कि आपको इस रूम में नहीं जाना, इस जगह नहीं जाना, अगर आप उसको रोकेंगे तो वो इवन वायलेंट भी हो जाता है। राइट। तो सर, ये कोई मतलब पर्टिकुलर एज है जब से ये राइज होना शुरू होती है बीमारी अल्जाइमर, या किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है, या किसी भी एज में ये अरोज हो सकती है आपके बॉडी में? देखिए, जनरली ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है। हाँ, ये नॉर्मली ये अगर मैं बोलूँ तो 60 के बाद कभी भी हो सकती है, 60 to 65 कभी भी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, अलग अलग इसके कारण है, अलग अलग वजह है इसकी वजह से वो ये शुरू हो जाती है। 60 में जैसे मैं बोलूँ कि परसेंटेज इनकी ज्यादा होती है। हाँ, 60 में कम लोग इस लोगों के इस रोग से ग्रसित होते हैं। यही जाके आगे 65 पे, 75 पे ये जाके बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे बढ़ती है तो इनकी रेशो बढ़ता चला जाता है, संख्या ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो
इन चीजों को रोकथाम होनी चाहिए। तो कोई इसकी अभी मतलब पर्टिकुलर में ऐसा आप लोगों ने एज ए डॉक्टर कोई मेडिसिन होता है रिकवरी का, या कुछ ऐसा आप लोगों का ट्रीटमेंट है, या इसके सिर्फ केयर में मैटर है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसका इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ठीक हो जाता है, ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है। मगर इसका जैसे हर तकलीफ का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि भाई आपको एजिटेशन ज़्यादा हो रहा है, आपको एग्रेशन हो रहा है, आपको उसको शांत करने के लिए, एग्रेशन शांत करने के लिए मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन देते हैं। हाँ, तो कुछ दवाइयों से ये लक्षण कम हो जाते हैं। हाँ, बेसिकली इस प्रॉब्लम में सारे साइकेट्रिक सिम्टम आते हैं। कई बार मैनिक सिम्टम होते हैं जिसके अंदर एग्रेशन वगैरह होता है। कई बार डिप्रेशन भी होता है कि वो बैठा रहता है और किसी से बात नहीं करते हैं पेशेंट्स जो हैं। तो वो दोनों तरीके के सिम्टम आ सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ जरूरत होती है साइकेट्रिस्ट की मदद ली जानी चाहिए। हाँ, तो साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन से इसका मैनेजमेंट करते हैं, और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि इसके अंदर केयर की बहुत आवश्यकता है। हाँ, तो केयर भी जैसे आप उनका साफ सफाई का ख्याल करना है, उनका हाइजीन मेंटेन रहना चाहिए। हाँ, उनको आपको प्रॉपर टाइमली न्यूट्रिशियस मील देनी चाहिए। अपने आप वो नहीं खा पाते हैं, और अपने आप वो मतलब पूरा उन्हें नहीं पता कि कब खाना खाना है, कितना खाना खाना है, हाँ, क्या खाना है। तो ये आप केयर वाले का जो केयर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझे और टाइमली उनको खाना दे। वो अपने आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, उनको टाइमली मेडिसिन देनी है। हाँ, उनको साफ सफाई का ख्याल करना है, न्यूट्रिशियस मील देनी है, और एक जो सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि उनको आपको इज्जत प्रोवाइड करनी है, मतलब उनको एक रेस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है, उनको एक उनकी डिग्निटी मेंटेन करनी है। और वो आप इस प्रॉब्लम के अंदर वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके अंदर। राइट। हाँ, और उनको चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो वो जो भी बोल रहे हैं, जैसे ही बोल रहे हैं, आपको समझना मतलब आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको फिर भी उनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। क्या वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनको अप्रिशिएट करना है। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे वो आपकी बात मानेंगे, हाँ, और आपको सहयोग करेंगे। अदरवाइज वो आप उनके अपने लिए भी जीवन जो है बहुत कष्टदायक है, और जो लोग उनके साथ में रहते हैं उनके लिए बहुत कष्टदायक जीवन हो जाता है। जी, आपने एक दो बात बोली तो मुझे उससे एक दिमाग में सवाल सा आ गया। आपने बोला रिस्पेक्ट के लिए, आपने कहा उनको केयर की जरूरत है, आपने उनके कहा अटेंशन सीकिंग थोड़े से हो जाएंगे। जनरली एज ए डॉक्टर जब आपके पास ऐसे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स आते हैं तो उनको तो ये सब सिम्टम्स या ये चीजें नहीं पता होती कि कैसे शुरुआत से करना है। तो क्या क्वेरीज लेके वो लोग आप तक आते हैं, या क्या एक क्वेश्चन उनके माइंड में होता है कि इन्हें क्या हो गया है? मतलब बीमारी पता है ठीक है, लेकिन बदल से गए होंगे, नेचर चेंज हो गया है, तो उनको कैसे आप अवेयर करते हैं? या वो अगर इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को सुने तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो उनके गार्डियंस हैं, या उस एज में जो उनके बच्चे हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए? देखिए, वैसे तो आज गूगल है, सब है, और लोगों को अवेयरनेस होती है, और काफी लोग आते हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट इसका ले रहे होते हैं। मगर फिर भी अधिकतर मैं कहूँगा कि लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली सफर कर रही होती है उनके पेरेंट्स की वजह से। उनके वो नहीं समझ पाते हैं कि इनको ये जो लक्षण आ रहे हैं, हाँ, जो वो पहचान नहीं पा रहे हैं, जहाँ वो गुस्सा कर रहे हैं, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जहाँ वो बार-बार लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हाँ, तो उन्हें नहीं पता लगता, और उनके जैसे केयर कर रहे हैं, और उनको अपनी जॉब्स भी करनी है, उनके बच्चों को अपनी जॉब्स भी करनी है, तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ज़्यादा वजह वही होती है कि वो लोग उनका लाइफ डिस्टर्ब होती है, नॉर्मल डिस्टर्बेंस हो रही होती है, इसलिए वो लोग हमारे पास लेके आते हैं कि अब आप इनको अपने आप रखिए, देखिए। हम जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं, हम उनसे पता करते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि नहीं, इनको ये जब ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, हाँ, और इसको मैनेज करना है। तो इसका फिर भी यहीं पे खैर जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, रख के हम तो प्रोफेशनल इसको मैनेज करते हैं। आपको लगता है कि अल्जाइमर का होम ट्रीटमेंट पॉसिबल है?
देखिए, होम ट्रीटमेंट पॉसिबल तो सब कुछ है। आपके अंदर इतना समय, अपने पेशेंस होनी चाहिए। हाँ, समय होना चाहिए। ठीक है, डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट हैं जो उनकी केयर कर रहे हैं वो आजकल काफी प्रोफेशनलिज्म हो गया है इंस्टीट्यूट में। काफी प्रोफेशनल एसोसिएटेड होते हैं। अब पहले वाली बात नहीं है जैसे कि ओल्ड एज होम में सिर्फ उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, फूड प्रोवाइड करना है। अब ऐसा नहीं है। राइट। अब इस तरीके के ओल्ड एज होम हो गए हैं कि जहाँ पे बहुत सुविधाएं हैं और डॉक्टर्स एसोसिएटेड हैं, साइकियाट्रिस्ट एसोसिएटेड है, काउंसलर्स हैं, साथ में उनके डाइटिशियन एसोसिएटेड हैं। हाँ, तो उनको माइंड गेम्स कराए जाते हैं, उनको मेमोरी गेम्स कराए जाते हैं, है ना, उनको एक्टिविटीज में मैंने उनको इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ, जो मतलब बाकी जो हम लोग सर्विसेज देते हैं जैसे उनको डेली लाइफ में बहुत अच्छे से आप लोग केयर करने के लिए और एक्टिव रखने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। जी जी जी, हमारे पास रूटीनली जैसे हमारे पास 11 बजे के आसपास हम लोग जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको अगर अल्जाइमर्स है या कोई और प्रॉब्लम है, बेसिकली हम लोग असिस्टेड केयर कर रहे हैं, उनका असिस्टेड लिविंग कर रहे हैं। तो हम लोग सबको एक एनवायरनमेंट देते हैं, सबको अपने पास बुलाते हैं, मतलब एक उनकी गैदरिंग करते हैं जितने भी रेजिडेंट्स हैं, और उनको कभी हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट के लोग आते, टीचर्स आते हैं, वो उनको कलरिंग करवाते हैं, उनको कटिंग पेस्टिंग कराते हैं, उनको ये गेम्स कराते हैं। हाँ, और कैसे कैसे भी उनको मतलब ये सब एक्टिविटीज करके उनको इन्वॉल्व करना होता है, तो जिससे उनका आत्मसम्मान भी बना रहता है। राइट। तो अल्जाइमर पे जितनी डिटेल में हमें डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे लगता है कि इंटरनेट पे इस तरीके से और इस डिटेलिंग में वो चीजें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो सर कह रहे हैं कि जो केयर चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए, ये मेडिकल एस्पेक्ट से बियॉन्ड की बातें हैं, ये आगे की बातें हैं कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी या लानी पड़ेंगी। मुझे सर के साथ जुड़े हुए काफी समय हो गया, तो सर ने हमें अपना सेंटर दिखाया। सर का एक शानदार असिस्टेड लिविंग का सेंटर है, जहाँ पे ऐसे ही पेशेंट्स को सर एवरीडे ट्रीट करते हैं, उनको केयर करते हैं। तो सर वो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम उस पे आते हैं कि जो आपका एनजीओ है, जो आपका सेंटर है, वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या वहाँ पे आप इन पेशेंट्स के लिए क्या क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। मैं सोचता हूँ कि आप ये जानना चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पे रूटीन क्या है हमारा, पेशेंट के लिए क्या रूटीन है। हाँ, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, किस प्रकार की केयर करते हैं, कैसे केयर करते हैं, जो घर पे पॉसिबल, घर पे शायद पॉसिबल ना हो या मिलती नहीं है। राइट। तो बेसिकली हमारा पेशेंट्स का जो दिनचर्या है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। हाँ, सुबह 6 बजे सभी जो हमारे पास रेजिडेंट्स हैं उनको नहलाया जाता है। हाँ, और जिसको जो बिल्कुल बेड पे है तो उसकी स्पॉन्जिंग की जाती है, और जो लोग चल फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, टॉयलेट ये बाथरूम जा सकते हैं, उनको भी सपोर्ट बाथरूम ले आया जाता है, नहलाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं उनके। हाँ, उनको अच्छे से ऑयलिंग मसाज वगैरह करके उनको फिट किया जाता है, और 7 बजे के आसपास हम उनको मतलब चाय वगैरह, चाय एंड बिस्किट्स एंड ये सब प्रोवाइड करते हैं। हाँ, लगभग 8:30 बजे के आसपास हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, तो वो फुल ब्रेकफास्ट दिया जाता है। उसके अंदर मतलब एग्स वगैरह भी देते हैं, हम ब्रेड देते हैं, पोहा, ये वो प्रोटीशियस न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं। हाँ, तो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होता है, वो ब्रेकफास्ट करा जाता है। ठीक है, तो लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल मतलब एक गैदरिंग होती है, जिसके अंदर सारे रेजिडेंट्स हमारे आते हैं, और उनको हम आर्ट एंड क्राफ्ट कराते हैं, उनको हम माइंड गेम्स कराते हैं। हाँ, उनको जैसे उनके साथ गाने गाना, फुटबॉल खेलना, ये सब मतलब चेयर्स पे खेलते हैं। हाँ, तो बॉल से खेलना है, उनको बेस्ट पॉसिबल फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज कराते हैं, तो जिससे उन्हें अच्छा लगता है। हाँ, उन्होंने लंच वगैरह कर लिया,
और फिर इवनिंग में हम 5 बजे के आसपास एक दूसरी गैदरिंग होती है, इसके अंदर भजन वगैरह ये लोग करते हैं। फिजिकल बैठे बैठे फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं कुछ, मतलब चेयर्स पे जितना पॉसिबल होता है। राइट। हाँ, उनसे वो अपना एक्सरसाइज करते हैं। जी। हाँ, मिलके पुराने गाने, देशभक्ति के गाने, पुराने गाने, हाँ, वो सब जो जैसा कर सकता है गा सकता है। बेसिकली वो ये कि उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं कि वो उनको मोटिवेट करते हैं कि वो गाएं, कुछ सुनाएं, कुछ अपनी बात बताएं, अपने पुराने टाइम की बात बताएं, अपने बचपन की बातें बताएं। जैसे मैं आपको वो डिमेंशिया अल्जाइमर्स का बताया था, इसके अंदर ये होता है कि रिसेंट मेमोरी जाती है। अच्छा। हाँ, तो रिसेंट मेमोरी में उनको अभी क्या हुआ है वो नहीं पता, मगर पुरानी बातें सारी पता होती हैं। अच्छा, तो वो अगर कोई उनके बचपन तो का वो किस्सा बचपन में है। चले जाते हैं अपने। अच्छा। बचपन की कहानियां सुनाते हैं, बचपन की स्टोरी सुनाते हैं, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि हाँ, मतलब उन्हें हाँ, वो तो चीज याद है जो उन्होंने बचपन में की है या यंग एज में की है, और जो रिसेंट मेमोरी है सिर्फ वही लॉस हाँ, रिसेंट लॉस होती है, और वो एंजॉय करते हैं। अब उनको अगर हम सपोज हमारे पास जैसे नर्सरी के बच्चे कभी मिलने के लिए आते हैं इनसे, तो उन्हें देख के वो बहुत खुश होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। इनको जैसे हम कभी ये छोटे छोटे बेसिक से गेम खिलाते हैं जो उन्होंने बचपन में खेले होते हैं। हाँ, जैसे ये क्या बोलते हैं, वो बॉल को उस पे मारते हैं, पिट्टोग्राम जैसे हम खेलते हाँ थे हाँ, बचपन में, है राइट। ना। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। टीवी देखते हैं तो टीवी में कार्टून लगाए उनके लिए, या बर्ड्स वाले वो हमने कुछ ये पिक्चर्स लगाई, है ना। या पुराने गाने हाँ, सुनाए। पुराने गाने लगाए, तो उसको बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग।